नमस्कार, मैं नीता साहू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या समंकों का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव के बारे में। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम या आवृत्ति दंडाकृति। हिस्टोग्राम एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ या बार की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है और आयत की ऊंचाई उस वर्ग की आवृत्ति के बराबर बनाई जाती है। सांख्यिकी में आयत जो वर्गांतर की आवृत्ति को दर्शाते हैं वो हिस्टोग्राम कहलाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे सामने एक टेबल है। इस टेबल में यहाँ पर ये स्कोर्स या ये वर्ग दिए हुए हैं और इसके सामने इसकी आवृत्ति दी हुई है। इन वर्गों के हिसाब से ही हम रेखा चित्र बनाते हैं। इस रेखा चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें हमने एक्स एक्सिस पर स्कोर्स को लिखा है। स्कोर्स के हमने क्या किया है, ऊपरी लिमिट या हाईएस्ट जो लिमिट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे टेबल में दिख रहा है कि पहला जो वर्ग है, वर्ग की जो आवृत्ति है वो 1 के बराबर है। 20 से 24 का वर्ग है, उसकी आवृत्ति यहाँ पर 1 के बराबर है। इसी तरह 25 से 29 का जो वर्ग है उसकी आवृत्ति 3 के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 से जो 24 का जो वर्ग है तो 20, 20 और 24 दोनों ही लिमिट्स पर, दोनों ही बिंदुओं पर हम एक एक लंब डालेंगे और इन लंब को उसकी ऊंचाई कितनी रखेंगे जितनी की उसकी आवृत्ति है। क्योंकि इस वर्ग की आवृत्ति 1 के बराबर है इसलिए इस आयत की ऊंचाई 1 के बराबर है। इसी तरह 24 से 29, 24 से नेक्स्ट जो हमारा वर्ग बना है वो है हमारा 24, इसकी जो अपर लिमिट है और 29 इसकी अपर लिमिट। दोनों ही बिंदुओं पर हम एक एक लंब ऊपर एक खड़ी रेखा खींचते हैं और इस लंब को की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी जितनी की इसकी आवृत्ति है। इसकी आवृत्ति 3 के बराबर है, अतः इस आयत की ऊंचाई भी हमारी 3 हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट 29 से 34, 29 और 34 के वर्ग में हमने इन दोनों बिंदुओं पर दो खड़ी रेखाएं खींचने के बाद में और उसकी ऊंचाई उसकी आवृत्ति के बराबर बनाकर एक और लंब बना लिया है। इसी प्रकार हम हर एक वर्ग के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी यानी उसकी जो आवृत्ति है उसके हिसाब से हम लंब खींचते जाते हैं और इन लंब को उनकी ऊंचाई के आधार पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। इस तरह से हमारे सामने एक आयत या हिस्टोग्राम स्तंभाकृति हमें मिल जाती है। यहाँ पर हम स्कोर्स को एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं और फाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस पर जो हमारा जो स्कोर्स है वो 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा एक, यहाँ पर हमने एक वर्ग अंतराल को लिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी जो वाई एक्सिस पे हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर हमारी 2 आवृत्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा से लंब उस वर्ग की आवृत्ति के बराबर खींचते हुए हम हिस्टोग्राम का निर्माण करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज वह रेखा चित्र है जिसमें आवृत्तियों को अनेक भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए इसे हम आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। यानी ये वह आकृति है जो कि अनेक भुजाओं से घिरी होती है या उसमें अनेक कोण होते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे सामने एक टेबल है। यहाँ पर ये कुछ वर्ग दिए हैं, वर्ग हैं 15 से लेकर 64 तक और उनके ये मिड पॉइंट निकाले हैं। तीसरे कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। जो हमारे पास वर्ग है जैसे कि ये 20 से 24 है, 25 से 29 है और इस तरह से 60 से 64 है। तो 20 से 24 या 15 to 16 जो भी हमारे वर्ग हैं उसका हम पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए इन वर्गों या स्कोर्स की हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिड पॉइंट या मध्य बिंदु मिल जाता है। इसी प्रकार हमने हर एक वर्ग का मध्य बिंदु यहाँ पर तैयार कर लिया है और उसके समक्ष उसकी आवृत्ति दी गई है। अब एक चीज़ और, इस वर्ग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा वर्ग जोड़ना पड़ता है जिसकी की आवृत्ति हम 0 मान लेते हैं। एक एक्स्ट्रा वर्ग हमने यहाँ पे नीचे जोड़ा है जिसकी की आवृत्ति 0 मान ली है। इसी तरह एक सबसे ऊपर एक वर्ग जोड़ दिया है, इसकी आवृत्ति भी हमने 0 मान ली है। अब इसी के आधार पर हम इस रेखा चित्र बनाते हैं।
ग्राफ में हमने क्या किया है, एक एक्स एक्सिस बनाई है और एक वाई एक्सिस बनाई है। एक्स एक्सिस पर हमने मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स या स्कोर्स को दिखाया है। ये मिड पॉइंट जो तैयार किया था वो यहाँ पर मिड पॉइंट हमने दिखा दिया है। और जो वाई एक्सिस है इस पर हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले किया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं 20 से 24 के वर्ग में हमारा मिड पॉइंट क्या है, 22 है। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदुओं पर आवृत्तियों को प्रदर्शित करके एक बहुभुज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पहले हमारा मध्य बिंदु कितना है, 17 है। तो 17 के आधार पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट हमने यहाँ पे लगा लिया 1। अब चूंकि ये बहुभुज हवा में न लटका रहे इसलिए हमने इसकी आवृत्ति कितनी, एक एक्स्ट्रा क्लास हमने इसमें बढ़ा लिया था जिसकी आवृत्ति 0 थी, इसलिए बहुभुज हमने यहाँ 0 से शुरू किया। तो 22 हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे आवृत्ति 1 है और वहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाकर उसको हमने एक रेखा से मिला दिया। इसी तरह नेक्स्ट 27 यानी ये जो अगली क्लास है, अगली क्लास का मिड पॉइंट है 27 या 27 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3 पर हमने एक डॉट लगाकर इसको हमने एक वक्र से मिला लिया। नेक्स्ट है 32 मिड पॉइंट पर आवृत्ति है 3, 37 पे आवृत्ति है 8, 42 पर आवृत्ति है 11। इसी प्रकार से हम हर एक मिड पॉइंट पर उसकी आवृत्ति के अनुसार वक्र को बनाते जाएंगे और स्केल की सहायता से हम इसको मिला लेंगे तो हमारा एक आवृत्ति बहुभुज मिल जाएगा। इस बहुभुज में देखिए बहुत सारी भुजाएं हैं, इसी वजह से हम इसको, या बहुत सारे कोण हैं, इसको हम बहुत ही स्मूथ वे में नहीं बनाया जाता, इसको स्केल की सहायता से बनाया जाता है, इसीलिए ये आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। और ये बहुभुज हवा में न लटका रहे इसलिए ये जो 0 की जो आवृत्ति या एक और एक्स्ट्रा वर्ग जोड़ा गया था इसलिए ये आधार रेखा से टच करता है या आधार रेखा को छूता है। आधार रेखा को छूने की वजह से ही के कारण ही हम इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ग को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम आवृत्तियों के मध्य बिंदु पर केंद्रित करके एक बहुभुज तैयार कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या संचयी आवृत्ति बहुभुज। संचयी आवृत्ति बहुभुज, जब हम संचयी आवृत्ति को लेकर आवृत्ति वक्र बनाते हैं तो प्राप्त वक्र को हम संचयी आवृत्ति कहते हैं। संचयी आवृत्ति बनाते समय विभिन्न वर्गों की जो संचयी आवृत्ति होती है या क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को उन जो वर्ग हैं, ये जो हमारी क्लास है, इनकी जो वास्तविक उच्च सीमा है, एग्जैक्ट अपर लिमिट है, उस पर हम अंकित करते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग की वास्तविक अपर लिमिट को निकालकर हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और उस पर ही हम आवृत्तियों को अंकित करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में भी जो स्कोर्स हैं 09 से लेकर 79 तक की हमारी क्लास है, उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और नेक्स्ट कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो पहला जो हमारा क्लास है 0 to 9 का, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 2 है। 10 to 9 के कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में हम ग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने अपर क्लास लिमिट को लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखा है। एक्स एक्सिस पर अपर क्लास लिमिट लिखने के लिए हमने क्या किया है, हर एक वर्ग की जो एग्जैक्ट अपर लिमिट है 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, इस तरह से 79.5 तक हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। और वाई एक्सिस पर हमने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी यहाँ पर उनको हमने लिखा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारी कहाँ तक है, मैक्सिमम हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 60 तक जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर जो इंटरवल्स हमने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि हर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर आ जाए। अब हम देखते हैं कि पहला यानी अपर लिमिट हमारी क्या है 9.5। 9.5 पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है और 19.5 पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो 9.5 पर हम देखेंगे 2 के बराबर एक पॉइंट लगा लेंगे और इसी तरह से 19.5 पर 5 के सामने भी हम एक बिंदु लिख लें, लगाकर उन दोनों रेखाओं को आपस में मिला लेंगे।
29.5 पर हमारी फ्रीक्वेंसी है 13 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 के सामने ये देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर 13 पर हमने एक बिंदु लगाकर इसको हमने इससे मिला लिया। नेक्स्ट है 13.5 पर फ्रीक्वेंसी है हमारी 25, 14.9 पर फ्रीक्वेंसी है 39, फिर है फ्रीक्वेंसी हमारी 49, 55 और लास्ट में है 60। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हर एक जो एग्जैक्ट अपर लिमिट को हमने जो एक्स एक्सेस पर डिस्प्ले किया था उन बिंदुओं पर हमने बिंदु लगाते हुए और हम उसको आपस में फिर एक फ्री हैंड से उन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र बनाते समय हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें संचयी आवृत्ति को निकालना है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम संचयी आवृत्ति निकाल लेंगे और फिर प्रत्येक वर्ग की अपर लिमिट या उच्च सीमा पर उन आवृत्तियों को रेखांकित करके एक वक्र की सहायता से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वक्र तैयार कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वक्र के बाद में आता है हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वक्र या प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र, या इसे हम तोरण भी कहते हैं। जब संचयी आवृत्तियों को प्रतिशतों में बदल देते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना, कि फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तैयार कर रहे थे, लेकिन अब तोरण तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना या प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो जब हम प्रतिशत संचयी आवृत्ति वितरण बनाने के लिए सबसे पहले संचयी आवृत्तियों को, ये जो संचयी आवृत्तियाँ थी इनको हम प्रतिशत में बदलते हैं और इन्हें प्रतिशत में बदलने के लिए विभिन्न वर्गों की संचयी आवृत्ति को 100 से गुणा करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे n से, जो भी हमारा n होता है, जैसे यहाँ पर हमारा n 40 है तो n से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाता है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या प्रतिशत संचयी आवृत्ति। जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं पहले कॉलम में स्कोर्स दिए हुए हैं जिसका इंटरवल 5 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दूसरे कॉलम में दी गई है और प्रतिशत संचयी आवृत्ति तीसरे कॉलम में दी गई है। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 2 है, इसको हम क्या करेंगे, 100 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 5 मिल जाएगी। इसी तरह से 15, 13.5, 62.5 और 100 तक हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब इसकी सहायता से हम रेखाचित्र बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने जितनी भी जो हमारे क्लासेस थे उसके हमने अपर लिमिट तैयार कर ली है, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले वक्र में भी किया था। सबकी हमने अपर लिमिट यहाँ पर लिख ली है। अपर लिमिट हमारी क्या है यहाँ पर 4.5, 9.5, 14.5 और इस तरह से 13.5 तक हमने अपर लिमिट यहाँ पर लिख ली है। और वाई एक्सिस हमारी क्या दिखाती है, क्यूमुलेटिव या जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सॉरी मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी कितनी हो सकती है, 100। तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर हमने यहाँ 120 तक परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाया है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 5 है और देन 15 है। तो 5 और 15 को सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा और यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया। फिर इसी तरह से 9.5 जो हमारी अपर क्लास है इस पर हमारी आवृत्ति कितनी है, 15 है। तो 15 पर एक बिंदु लगाकर इन दोनों को आपस में मिला दिया। इसी तरह से नेक्स्ट 37.5, फिर 62.5, 82.5, 95 और 100। इस तरह से सभी उच्च जो अपर क्लास लिमिट है हमारी, जो एग्जैक्ट अपर लिमिट है, उन सभी आवृत्तियों को यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों को हम परसेंटेज में जिसको हमने बदल दिया है उनको हम अंकित करने के बाद एक फ्री हैंड से एक कर्व बना लेते हैं। इस तरह हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव तैयार हो जाता है। तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए भी वही प्रक्रिया है जो कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपनाई थी। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पहले परसेंटेज या प्रतिशत में बदल लेना है। इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में n जो भी n होगा हमारा उसे हमें डिवाइड करके परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल
करना होगा और उसके बाद ही उसको हम ग्राफ के रूप में हम बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तैयार हो गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से स्तंभ आकृति, किस तरह से आवृत्ति बहुभुज, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।